आप सुन रहे हैं रेडियो पंचायत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मानसी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास मुलाकात डॉक्टर दुर्गेश पाठक जी के साथ। आप वसुंधरा राजे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही सरल शब्दों में अपने मरीजों के लिए और अपने पढ़ने वालों के लिए एक YouTube चैनल भी रन करते हैं जिसका नाम है डॉक्टर दुर्गेश पाठक होम्योपैथिक एकेडमी। तो आप वहां भी इनसे न सिर्फ जुड़ सकते हैं बल्कि कमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप कोई भी ऐसी समस्या झेल रहे हैं जो इस वक्त नहीं बता पा रहे हैं और कोरोना में घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तब भी आप इनके YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां अपने कमेंट में प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानसी जी। लोगों में बहुत भ्रम है और अलग अलग पैथी को लेकर अलग एक गुंजाइश है कि क्या कैसे हम दवाई लें, कैसे हम कौन सी पैथी अपनाएं कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या कोरोना का इलाज होम्योपैथी में है? देखिए, होम्योपैथी एक बहुत पुरानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इस पैथी की एक खास बात है कि ये डायरेक्टली डिजीज को ट्रीट नहीं करती है। अपने जो पेशेंट होता है, जो सफरर होता है, जो व्यक्ति बीमारी से सफर कर रहा है, ये पैथी उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर उस डिजीज को ठीक करने की कोशिश करती है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आज की स्थिति में जब और पैथी के अंदर कोई बहुत अच्छी दवाइयां नहीं है तो होम्योपैथी एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में होते हैं तो हमको उस समय हॉस्पिटलाइजेशन की, ऑक्सीजन सपोर्ट की और कुछ ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत भी पड़ सकती है जो हमारी लाइफ को बचाने के लिए जरूरी है। तो एक्चुअली मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इसमें हमको मल्टी अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए जी। हम कोई पर्टिकुलर पैथी का नाम न लेते हुए हम ये समझें कि कोरोना में भी डिफरेंट सीवियरिटी के पेशेंट होते हैं जी, ठीक है। तो जब हम बहुत माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ सफर कर रहे हो तो मुझे लगता है हमको होम्योपैथी प्रेफर करना चाहिए। और जब हम बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो तो हमको मरीज को हॉस्पिटलाइज करके एलोपैथी के सपोर्ट के साथ भी हम होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट की रिकवरी के जी। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर, जैसा आपने कहा कि हमें कोरोना की स्टेजेस जरूर देखनी चाहिए कि हम किस स्टेज में हैं और उस हिसाब से हमें अपनी जो भी हमें दवाई की जरूरत है वो चयन करना चाहिए। लोगों में बहुत ज्यादा, जैसे कहना चाहिए, पैनिक क्रिएट हो चुका है और हद इस तरह से है कि कुछ सिम्टम्स नहीं है तब भी हम दवाई लेना चाहते हैं। इस डर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इससे काफी लोगों में कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी कई वेराइटीज हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तक की स्थिति के कोरोना के पेशेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर वायरस है लेकिन आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ उसके कैरियर हो, ठीक है। उसके बाद फिर एक मरीज होता है जिसको कोरोना के माइल्ड सिम्टम होते हैं। एक मॉडरेट होता है। मॉडरेट में मतलब उसमें परेशानी उसको होती है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। अगर मैं उसको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एक तो वो मरीज हो गया जिसको कोरोना पॉजिटिव वो एक्सीडेंटली आ गया है। जैसे मान लीजिए उसने प्रिकॉशनरी जांच करवाई, अपनी RT-PCR करवाया और उसका कोरोना पॉजिटिव आया लेकिन उसको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है जी। ऐसे मरीजों को सिर्फ आपको आइसोलेट करना है क्योंकि ये कैरियर होते हैं, मतलब उनको तकलीफ कुछ नहीं है लेकिन वो दूसरों को फैला सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को आपको 2 सप्ताह के लिए आइसोलेट करना है। एक कैटेगरी कवर कर ली हमने, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं कि हमको कोरोना पॉजिटिव है हम और हमको हल्का फुल्का सर्दी खांसी जुकाम है, ठीक है। और तीसरा मरीज की कैटेगरी मॉडरेट कैटेगरी होती है। उसमें यह है कि आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है साथ साथ में सर्दी खांसी के साथ, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 90 से जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक मरीज को ना तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ना ही घबराने की जरूरत है। आप उसका घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। और दोस्तों, ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अगर 100 मरीज हम कोरोना के देखेंगे तो उसमें से 80 से 90% पेशेंट माइल्ड, मॉडरेट और एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। जी जी जी। सिर्फ 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे गिरता है, जिनको वायरल निमोनिया डायग्नोज होता है और सीटी में उनकी इंडेक्स 15 से ऊपर की होती है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। ऐसे पेशेंट सिर्फ 10% होते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और उन 10% लोगों में से भी जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 2% है। मतलब उसमें से भी 60 मरीज आपके वापस घर आ जाएंगे और 2 मरीज ही ऐसे होंगे जिनकी डेथ होगी। तो इतना पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी। एक चीज डॉक्टर साहब, आपने बहुत सरल शब्दों में हमको बताया कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और उस तरह से हम इलाज भी ले सकते हैं और पैनिक से भी बच सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि लोगों पर मानसिक रूप से बहुत इसका खतरा बढ़ा है कोरोना का। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो बता रहे थे कि वो सब्जियों को भी मतलब साबुन से और इससे धो रहे हैं क्योंकि वो रेड जोन में रह रहे हैं और पता नहीं है वायरस हवा में है, तो हमें तो कैसे भी बचना ही होगा। लेकिन ये एक सहज सी बात है कि अगर हम इससे बच भी गए तो इन तरीकों को अपनाकर हम कब तक और कैसे बच पाएंगे? तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए, इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि ये वायरस फैलता कैसे। ठीक है, ये वायरस ह्यूमन बॉडी के नाक, गला, इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जब कोई मरीज खांसता है या छींकता है तो वायरस के ये कण हवा में फैल जाते हैं और अगर उसके आसपास कोई 6 फीट के दायरे में है तो जो अनअफेक्टेड पेशेंट है, जिसको वो बीमारी नहीं है, वो उसके बीमारियों के कण को इनहेल कर लेता है अनजाने में, क्योंकि हम सांस तो ले ही रहे हैं। ठीक है, अब हमारे सामने कोई मरीज है, उसने छींका, खांसा, तो उसके जो वायरस के कण है वो हमारी नाक के थ्रू हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। जी, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू द एयर। इसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि आप जब भी किसी के साथ बैठते हैं, जब भी किसी के साथ मिलते हैं, तो कम से कम एक 6 फीट की दूरी बनाए रखें। जी 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 जी। तो इससे हमने पहला चीज कट कर दिया। ठीक है, मैं आपके सवाल के जवाब को दूंगा, तो आप थोड़ा सा मुझे सुनिएगा। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम मरीज हैं और हम खांस रहे हैं तो हमारी एक आदत होती है कि हम नाक पर और मुंह पर हाथ लगा लेते हैं जी, या अपना रूमाल लगा लेते हैं, या अपना मास्क है वो लगा लिया। मास्क तो ऑलरेडी लगा ही है, हमने छींका, खांसा, रूमाल का उपयोग किया, हाथों का उपयोग किया, तो वो जो वायरस होता है वो हमारे हाथों को और हमारे जो कपड़े हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उन पर लग जाते हैं जी, जो सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे के लिए ही उस सतह पर सरवाइव करता है, फिर नहीं करेगा। जी 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 जी। ठीक है, तो आप जो सब्जियां लेके आ रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज जो खरीद के लेके आ रहे हैं, उस पर वायरस हमेशा मौजूद होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा ये कहना है, आप जो भी सब्जियां या कुछ भी लेके आते हो तो आप उनको सिंपल बाहर अपने कोई भी जैसे बालकनी है या अपने बाहर ऐसी कोई सेफ जगह है जहाँ कोई पशु पक्षी उसको हाथ मुंह न लगा पाए, तो वहां पर आप उसको एक रख दीजिए, एक आधा 1 घंटे के लिए, जो बाहर से जब सब्जियां आती है तो उसके बाद उनको आप धोइए और धोने के बाद आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जब हम सब्जियां पकाते हैं, उनका कई सब्जियां को इस्तेमाल हम छिलका छील के करते हैं। ठीक है, बाकी जो बची सब्जी हम उसको पकाते हैं। इस पूरी प्रोसेसिंग के दौरान वायरस आने का चांस होता ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमको फल और सब्जियां और ये सब, इन पर हमको बहुत ज्यादा मतलब सैनिटाइज करने की और इनकी कोई आवश्यकता है।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो भी पेशेंट हम देख रहे हैं कि घर पे ही इलाज ले रहे हैं, वो आजकल व्हाट्सएप का भी बहुत सहारा ले रहे हैं। डॉक्टर से ज़्यादा वो लोगों की राय पर कायम खुद को रखे हुए हैं। जिसने जो दवाई बताई, जब बताई, जैसे बताई, हम सिर्फ एक कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी हम बच जाएं। जबकि ये भी, जैसा आप पहले ही कह चुके हैं, कि कई बार हमें ये भी देखना होगा कि हमारे वायरस लोड कितना है, कितनी सीवियरिटी है। लेकिन ये जो हम हर चीज़ का काढ़ा भी पी रहे हैं, भाप भी ले रहे हैं, ये ओवर मेडिकेशन भी कहीं ना कहीं हमारे जान के लिए, हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल मानसी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं ये बात। जबकि हकीकत बात यह है कि जब आप एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाइयां देखेंगे तो मैं नहीं समझता इस समय 8 या 10 दवाइयां ऐसी हैं जो वायरल हो रही हैं, जो हर मरीज लिए चला जा रहा है। उनका इतना जबरदस्त साइड इफेक्ट होता है कि आप उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मतलब नहीं समझ पाएंगे। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ, सुबह गर्म पानी पीजिए, 10 बजे गर्म पानी पीजिए, हल्दी लीजिए, लौंग लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। आज आप देखिए इतना टेम्परेचर चल रहा है, गर्मियों के दिन है, ठीक है। अगर आप इतना गर्म पानी और इतनी ज्यादा ये हर्बल स्पाइसीज लेंगे, ये आप समझ लीजिए हल्दी हो गई, लौंग हो गई, अदरक हो गया, ये सब एक्चुअली स्पाइसीज हैं, ये हर्बल स्पाइसीज हैं। तो ये हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं जब ये हमारे शरीर में जाते हैं। तो आप कितनी हीट क्रिएट कर देंगे। सही बात है। इनसे भी हमको बहुत नुकसान होता है। अब मैं बात होम्योपैथी की करूं तो होम्योपैथी में जैसे कई दवाइयां वायरल हो चुकी है, वेनेडियम है, आर्सेनिडेल्वम है, या एस्पिडोस्पर्मा है। इतना एग्जैजरेटेडली उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि हकीकत बात यह है कि होम्योपैथी वो पैथी ही नहीं है जो डिजीज के हिसाब से कोई दवाई बताए जी। हकीकत बात ये, हमारे यहाँ मरीज के हिसाब से दवाई का चुनाव होता है, न कि डिजीज के हिसाब से। अगर आप मुझसे ये बोले कि कोई आप कोरोना के लिए एक अच्छी दवाई बता दीजिए, तो मैं ये कहूंगा नहीं, मुझे पहले मरीज से बात करना पड़ेगी, मरीज से समझना पड़ेगा, मरीज के शरीर को समझना पड़ेगा, फिर मैं दवाई का चुनाव करूँ। मतलब अगर हम कहें कि निमोनिया भी है तो हर मरीज की दवाई अलग अलग होगी। अलग अलग होगी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जी। तो ऐसी कोई बात जो आप फाइनली हमारे सुनने वालों से कहना चाहेंगे, और आपको लगता है कि ये मैसेज हर घर में, हर शख्स तक पहुंचना चाहिए, जो भी, जितने भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा मेरे सभी श्रोतागण को और आपके द्वारा जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि एक तो सबसे पहले आप देखिए पैनिक क्रिएट जो हो रहा है, उस मतलब पैनिक क्रिएट ना करें, एक चीज। दूसरा, कॉन्फिडेंट रहें बीमारी को लेके। आप ये सोचिए कि अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हम उससे लड़ेंगे, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तीसरी चीज, आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए। अब वो इम्यूनिटी कैसे अच्छी रखेंगे? कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अर्ली इन दी मॉर्निंग या लेट नाइट में थोड़ा सा घूमिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत ज्यादा भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर कहीं भी खाली जगह होती है तो वहां पर आप अपना वॉक कर सकते हैं, ठीक है। हेल्दी फूड लीजिए, मल्टीविटामिन जरूर लीजिए। मल्टीविटामिन किसी पैथी से रिलेटेड नहीं होते, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, आप कुछ भी लेते हो, मल्टीविटामिन कोई भी ले सकता है, ठीक है। चौथी चीज बड़ा इजी है कि हमेशा मास्क लगा कर रहें। अपने मास्क को डेली धोएं, उसको अपनी एक पर्सनल जगह पे रखिए, ठीक है, और सबसे 6 फीट की दूरी बना के रखना है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। आप ये समझ लीजिए इस समय कोरोना पेंडेमिक है, आप किसी से भी कैसे भी नहीं बच सकते। सिर्फ आप अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं, और इसका कोई तरीका नहीं है। अगर मैं एक डॉक्टर की तरह कहूं तो देखिए, आप सैनिटाइज करते हो, हाथ धोते हो, आप वायरस को नहीं मार सकते। जितना चाहे कोशिश कर लीजिए, हाँ कम कर सकते हो। अगर आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, अगर आप मास्क पहन रहे हैं, अगर आप दूरी रख रहे हैं, तो इससे आप वायरस से बच रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप इस बीमारी से तभी बचेंगे जब आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे। जी जी। तो बस मेरा यही कहना है दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, और इम्यूनिटी काढ़ों से नहीं होगी। इम्यूनिटी
आपकी ये गर्म पानी से नहीं होगी। इम्यूनिटी होगी आपके अच्छे सोने से, रेगुलर वॉक करने से, मल्टी विटामिन लेने से और अपने आप की सोच पॉजिटिव रखने। मुझे लगता है जो आपने अंत में बात कही है इस पर हमें एक बार फिर से लौट आना चाहिए, सोच पॉजिटिव रखने से। इस बीच में बहुत कुछ निगेटिव कहा जा रहा है और लोगों तक वो मैसेजेस पहुंच भी रहे हैं। मुझे लगता है कि पैंडेमिक से पहले निपटना ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली सिस्टम को कोसने से। हम ये भूल रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो पेशेंट हैं वो भी सोशल साइट पे हमको पढ़ रहे हैं, तो किस हद तक हमें इस वक्त किसी भी ऐसी बातों से बचना चाहिए जो लोगों पे नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया हमेशा मैं अपने स्टूडेंट, अपने मरीजों को हमेशा ये कहता हूँ, सोशल मीडिया पर कोई फिल्टर नहीं होता है। ठीक है, वहाँ कोई ऐसा, जैसे आपने मुझे बुलाया तो आप मुझे मतलब एज एन डॉक्टर मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, इसलिए आपने मुझे बुलाया। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी जा सकता है, कोई भी अपनी पोस्ट कर सकता है, नेगेटिव पोस्ट भी कर सकता है, पॉजिटिव पोस्ट भी कर सकता है। कई चीजें हमको वहाँ पे सीखने को मिलती भी हैं, लेकिन कई चीजें बहुत गलत मीडिया में फैलाई जाती है, चाहे फिर वो न्यूज हो। देखो, न्यूज वालों का भी एक एजेंडा होता है, जैसा कि आप खुद समझते हो। करे करना चाहूंगा सभी मीडिया वालों से कि पॉजिटिव, जैसे आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों में पॉजिटिविटी के लिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मीडिया को पॉजिटिव बातें भी सामने रखना चाहिए। एक तो मीडिया वाली बात, दूसरा ये फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तो देखो पर्सनल प्रोफाइल्स होती है, यहाँ कोई फिल्टर नहीं होता, जिसका जो मर्जी आता है वो डालता है। तो सभी लोगों से मेरा एक ही आग्रह है कि सोशल मीडिया पर न जाएं। आपका जो भी फैमिली डॉक्टर हो, जिस पर आप बिलीव करते हो या जिनकी बात आपको अच्छी समझ में आती हो, आप उनसे संपर्क करिए और अपनी जो भी क्वेरीज है उनसे आप क्लियर करिए। बाकी सोशल मीडिया से अपना ज्ञान लीजिए, ना बांटिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी और सहज रूप से सरल शब्दों में हम सभी को जानकारी दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपको हम यहाँ से विदा करें उससे पहले हम ज़रूर ये अपने दोस्तों से कहना चाहेंगे कि आजकल डॉक्टर्स बहुत व्यस्त हैं और ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप अपने छोटे छोटे से सवालों से उनको और व्यस्त मत करिए, उन पर और लोड मत डालिए, क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ी हैं। उनको भी अपने परिवार का हिस्सा समझिए और उनका भी ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी मानसी जी, एक लाइन बस मैं और सभी लोगों से कह के विदा लूंगा आपसे जी, जी। कोरोना से डरिए मत, कोरोना के साथ जीना सीखिए। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आप सुन रहे हैं